हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आप लिए लेकर आई हूँ भाई फोर्थ सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है भाई। कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। सेकेंड, कंप्यूटर फंडामेंटल करने के बाद हमने प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका हमने पढ़ा C++, जावा, पाइथन, .NET, ठीक है, और मशीन लर्निंग और AI, ये सारी चीजें कवर की। थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो हमने यूज क्या क्या C और C++ और जावा की, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी 16 क्लासेस हो चुकी हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी, एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाओ, आपको 16 की 16 क्लासेस जो है लाइन से मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आज जो है क्लास 17 है। आज जो है आपकी क्लास 17 है, और जिसके अंदर हम नया जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज की गारंटी दिला रही हूँ कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। एक एक चीज आपके दिमाग में बैठने वाली है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, गोल क्या है और टाइप्स क्या है, ठीक है। एक बार आपका सिलेबस पे नजर डाले कि भैया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले दे रखा है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग के साथ दे रखा है डेडलॉक, फिर दे रखा है मेमोरी मैनेजमेंट, फिर दे रखा है फाइल सिस्टम, फिर दे रखा है डिस्क शेड्यूलिंग, फिर है आपका क्लाइंट ऑफ सर्वर आर्किटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एंड आरपीसी, ठीक है। फिर दे रखा है प्रोसेस, थ्रेड्स एंड इट्स सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। फिर है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका टाइप्स में आता है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, टास्क शेड्यूलिंग, सिस्टम एनालाइजिंग, बूटिंग एंड हैंडलिंग यूजर अकाउंट, बैकअप एंड रिस्टोर, बाउंड सेल प्रोग्रामिंग फॉर लाइनेक्स। ये आपका पूरा सिलेबस है। जितना आपके सिलेबस में मेंशन है वही सारी चीजें कवर अप करेंगे। लेकिन जो है ये सारी चीजें करने से पहले आपको जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जब तक अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कहाँ से आया, गोल्स क्या है, पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में यूज किया गया, आपको अगर ये चीजें नहीं पता है, कौन से सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम में आता है, एप्लीकेशन में आता है, क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करें, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं हो सकता, इसकी टाइप्स क्या, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो भाई आप ऊपर वाली सीढ़ी पे छलांग नहीं लगा सकते। तो आज की क्लास में ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। इसी के साथ कुछ जो है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है। लगेगी तो फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए तो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवा दो, ठीक है, ताकि जो आपको क्लासेस का अपडेट, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहे, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आपको पता होना चाहिए कि रैंडमली जो हर बार अभी तक जो क्वेश्चन पूछे आए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन को मिस ही ना कर पाओ। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन आता है प्रोसेस। प्रोसेस का जो डायग्राम है, 5 स्टेट जो डायग्राम है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग के जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आता ही आता है, और डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक ऐसे हैं जो रैंडमली जो है जो आपका एग्जामिनर है वो उठाता ही उठाता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप चाहकर भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे पूरा, लेकिन कुछ चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आई होप आप काफी अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, क्यों हम यूज कर रहे हैं भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को, और गोल्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि हमें ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम भैया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहली लाइन यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखो सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं भाई जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको रखता है। जैसे एग्जांपल अगर लूँ मैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका MS ऑफिस।
ऐसा नहीं है कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में MS ऑफिस नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको MS ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, PPT PDF वर्ड इन सब की जरूरत नहीं है, तो आपको MS ऑफिस भी अपने फोन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि कहने की बात ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम चलाया जा सकता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जिसके बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम का काम चलेगा ही नहीं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो काम कैसे करोगे, समझ में आया। इसलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम के कहाँ होता है भाई, अंदर होता है, इनसाइड, इट इज इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है सभी को? आई होप आपको इतना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात की जाए जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, तो ये जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ये आपका हार्डवेयर है, ये यूजर है, इनके बीच में जो है आपका क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में किसका काम करता है, इंटरफेस का प्रोवाइड जो है काम करता है। क्लियर है इतना? आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। किसी भी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? क्लियर है? पूछ लो भाई, ये डाउट्स है तो, ठीक है। अब देखो डायग्राम जो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, सबसे ऊपर आपका यूजर आ गया, सबसे नीचे आपके हार्डवेयर आ गए। यूजर में जैसे हम लोग हो गए, हार्डवेयर में आपका जैसे CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें हो गई। सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कहने की बात ये है यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना। तो भाई क्या जरूरी है कि डायरेक्ट यूजर जो है वो हार्डवेयर से इंटरफेस नहीं कर सकता क्या? तो अगर आपने कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास ली है तो आप ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि जो यूजर है ना वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो यूजर द्वारा अंडरस्टैंडेबल, जिसको यूजर बहुत अच्छे से समझता है, यानी कि जो आपकी लाइक इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। और जो आपका हार्डवेयर यानी कि जो आपका हार्डवेयर यानी कि जो आपका CPU है वो आपका कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो आपका करता है मशीन लैंग्वेज को, जिसको हम बोलते हैं 0 और 1 की भाषा। तो CPU जो है वो 0 और 1 की भाषा को समझता है, और कंप्यूटर जो आपका यूजर है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो अब देखो यूजर को नहीं पता कि 0 और 1 को जो है किस तरीके से कोडिंग की हुई है, और हार्डवेयर को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जो है कंपैटिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं आपको कि भैया आप चले गए आउट ऑफ कंट्री, है ना, आप सपोज चले गए जापान, ठीक है। अब जो है जापान वालों को जापानीज लैंग्वेज आती है, सपोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है। ये हरियाणा मतलब हरियाणा का लगा लो या फिर इंडिया का बंदा लगा लो, ये जापान का है, ठीक है। इसको जापानीज आ रही है, इसको इंग्लिश आ रही है, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को बात करने के लिए या तो इसको जो है इंग्लिश सीखनी पड़ेगी या इसको जापानीज सीखनी पड़ेगी, या फिर जो है इतनी जल्दी ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो इनके बीच में हमें क्या रखना पड़ेगा, एक कम्युनिकेटर को हमें रखना पड़ेगा ताकि वो इन दोनों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। यही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कि भैया अगर जो है आप सभी को बताया कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर को, फोन को, लैपटॉप को इजीली जो है वो चला लेते हैं, इजीली उनपे जो है गेम वगैरह ये सारी चीजें अपने अपने आप खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो है अगर ऐसा ही कुछ आ जाए कि भाई बच्चे को समझ ही ना आए, उसको अगर मशीन लैंग्वेज को समझना पड़ जाए, मशीन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ जाए, तो बहुत कम लोगों की तादाद हो जाएगी कंप्यूटर को यूज करने में। समझ में आया? आज जो छोटे से छोटा बच्चा भी कंप्यूटर को यूज कर पा रहा है, वो सिर्फ वही आदमी जो है उसको असेस कर पाएंगे जिसको कौन सी लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज। समझ में आया? और ये सारी दिक्कत ना आए इसलिए हमने क्या यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सपोज देखो यूजर को समझ में आ रहा है ABC और हार्डवेयर को आ रहा है 0 और 1, ठीक है, 1 2 3। अब देखो कोई भी इंटरफेस इनके बीच में नहीं है, इंटरफेस नहीं है, तो यूजर जो है डायरेक्टली हार्डवेयर को असेस करेगा, लेकिन ये कोई कन्वीनियंट मेथड नहीं है, क्योंकि भाई उसको पहले पूरी स्टडी करनी पड़ेगी मशीन लैंग्वेज की, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। इट इज इफ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, अगर आपको मशीन लैंग्वेज की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज है तभी आप उसको असेस कर पाओगे, अदरवाइज आप उसको नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी वर्ड की फाइल को प्रिंट करवाना है
तो फर्स्टली जो है मुझे एक प्रोग्राम को राइट करना पड़ेगा ताकि मैं जो आपका प्रिंटर है उसको इन्वोक कर सकूं, ठीक है। अगर मुझे फिर से जो है फाइल को जो है प्रिंट करवाना है, फिर से मुझे जो है उसको एक जो है प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको फिर से इन्वोक कर सकूं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसको आप कन्वीनियंट और एफिशिएंट मेथड नहीं कहोगे। दैट्स वाई जो है यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपका जो बेस है ना, ये जो बेस है वो यहाँ पे तैयार हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज क्यों कर रहे हैं। अब देखो गोल क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी गोल की बात करूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्राइमरी सबसे पहला गोल क्या है, सबसे पहला गोल है यूजर फ्रेंडली, ताकि कोई भी बच्चे से बच्चा उसको समझ सके, है ना। और सेकंड फिर आपका कन्वीनियंस, और सेकंड गोल आता है आपका एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड गोल आपका क्या आता है, एफिशिएंसी। क्लियर है भाई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, टाइप्स क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हिस्ट्री में जैसे आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वो फर्स्ट टाइम जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी जनरेशन में यूज किया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। फर्स्ट टाइम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था, तो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था। एक बार फिर से डिटेलिंग देख लेते हैं। जनरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ताकि आपको जो है वैसे आसान लगेंगे। सबसे पहली जनरेशन में क्या यूज किया जाता है, सबसे फर्स्ट जनरेशन में अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं ताकि बाद में कोई चीटिंग ना कर सके, फटाफट मुझे बता दो। फर्स्ट में क्या यूज करते हैं, फर्स्ट में क्या यूज करते हैं, सेकंड में क्या यूज करते हैं, थर्ड में क्या यूज करते हैं, फोर्थ में क्या यूज किया जाता है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है। कमेंट करो भाई, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कमेंट कर दो फटाफट। हाँ जी, बताओ भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर यूएलएसआई दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या यूज किया, वैक्यूम ट्यूब को, और यहाँ पर आपकी सीरियल प्रोसेसिंग 1945 से लेके 19 जो ईयर है ना वो आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। सेकेंड में हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया जिसमें आपकी बैच प्रोग्रामिंग यहाँ पर आई, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बैच प्रोग्रामिंग है यहाँ पर जो है सेकेंड जनरेशन में हमने फर्स्ट टाइम किसको यूज किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था, ठीक है, बैच की फॉर्म में। क्लियर है भाई। और यहाँ पर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो थर्ड में आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था, सेकंड में बैच आया था, और यहीं पर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। रियल टाइम प्रोग्रामिंग फोर्थ जनरेशन में, पैरेलल कंप्यूटिंग जो है भी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, जो आपके बिजनेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, वर्किंग एंड पर्सनल कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो रियल टाइम एम्बेडेड पैरेलल नेटवर्क प्रोग्रामिंग जो 1980 से 2000 तक, अभी जो एट प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन पे आपका काम चल रहा है, जहां पर आप मशीनों को क्या बना रहे हो, इंटेलिजेंट बना रहे हो, जो ऑलरेडी जो है हम सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर हाई स्पीड नेटवर्क ये सब आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहला आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर आपका टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग, फिर आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और सभी को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टाइप्स में से क्वेश्चन आता है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हाँ जी, तो वन बाय वन करके टाइप्स को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी आपकी टाइप्स आ गई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैच। बैच से क्या समझ पा रहे हो? बैच से यहाँ पर क्या समझ पा रहे हो? ग्रुप समझ पा रहे हो कि ग्रुप में जो है चीजों को इकट्ठा करना और फिर उनको जो है सीपीयू को दे देना। जैसे सभी को पता है कि आपका प्रोसेसर है ना, और यहाँ से आपको आउटपुट मिलती है, और जब आप इनपुट देते हो तो यहाँ पे जो है क्या होता है, अलग अलग, जैसे फोर्ट्रोन का बैच अलग बना दिया, कोबोल का बैच अलग बना दिया। जैसे कुछ ऐसे होंगे प्रोग्राम जो आपके फोर्ट्रोन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे सी के लिए कंपाइलर अलग होता है, असेंबली लैंग्वेज के लिए जो है कंपाइलर अलग होता है। समझ में आया? तो असेंबली के लिए हम क्या यूज करते हैं? असेंबलर का, ठीक है। और सी लैंग्वेज के लिए क्या यूज करते हैं? कंपाइलर का, सभी को पता है। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल जो सभी को पता है उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है। ये आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगी और यहाँ पे आपको इनपुट देना है। सपोज जो है एक प्रोग्राम आया सी लैंग्वेज का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को दे दिया, तो यहाँ पे उसको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इस कंपाइलर का, फिर नेक्स्ट जो है आपका असेंबली का आ गया। फिर जो है कंपाइलर को हटा के यहाँ पे असेंबली जो असेंबलर है उसको हमें यहाँ पे चाहिए। असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए किसका चाहिए? हमें असेंबलर चाहिए। असेंबलर जो है वो आपको क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइलर जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या होगा? बार बार स्विच करने से आपको टाइम जो है यहाँ पे ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि भाई जैसे सी के जो सारे प्रोग्राम थे वो आपने एक साथ कर दिए, और जो आपके असेंबली लैंग्वेज के सारे प्रोग्राम थे वो आपने एक ग्रुप में बना दिए। इससे क्या होगा कि एक साथ में जो सी का कंपाइलर वो फटाफट इससे करेगा, बार बार जो स्विचिंग का जो टाइम था वो यहाँ पर नहीं लग रहा, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई जैसे सपोज अगर मैथ्स की बात करें तो आपके पास जो है जो प्लस के जो सम थे वो सारे आपने, प्लस के सम जो है वो एक उसमें बना लिए फोल्डर में, और माइनस के सम आपने एक में बना दिए, मल्टीप्लाई के एक साथ कर दिए, ठीक है। इससे क्या होगा? ये चीजें आपकी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बैच का मतलब समझ में आए कि जो सिमिलर जॉब है, जो एक जैसी जॉब है, उनको एक साथ ग्रुप करना, उनको एक साथ बैच में डालना, ठीक है। एग्जीक्यूट थ्रू द प्रोसेस एज अ ग्रुप ऑपरेटर जो है, शॉर्ट जॉब एज अ डैक ऑफ बंच कार्ड एंड बैच विद सिमिलर नेम, ठीक है। और जो सबसे पहले जो आपका जो सबसे पहले हम इनपुट देते थे वो एज अ किससे देते थे? पंच कार्ड की हेल्प से, ठीक है। क्लियर है भाई? डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सपोज जो है ये आपने बैच 1 बना दिया, या आपने बैच 2 बना दिया, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, और इस तरीके से जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। क्लियर है भाई? बैच क्लियर है? इसे जो है इजी आपको नहीं समझ में आएगा। बैच क्या है? ग्रुप बनाना, जो सिमिलर जॉब्स हैं उनको एक साथ ग्रुप में कर देना। क्लियर है? तो फटाफट जो एक बार कमेंट करके बता दो कि मैडम क्लियर है। एक सेकंड। हाँ जी, हमने जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख ली, डायग्राम देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं कि भैया इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली क्या बचा रहा है? टाइम को बचा रहा है। जो हमें अलग अलग जो है कंपाइलर को चेंज करने में जो टाइम लग रहा था, वहां से यहाँ से टाइम हमारा सेव हो गया। सेम एक्टिविटीज को हमने एक साथ जो है एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है, 1 बाय 1 करके। इसलिए जो है यहाँ पर टाइम आपका सेव हो गया। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी कि मेमोरी लिमिटेशन है। पहले हमारे पास जो मेमोरी बहुत कम होती थी, मेमोरी लिमिटेड होती थी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कंसेप्ट के बाद ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इंटरेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली विद सीपीयू, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, तो इनका जो इंटरेक्शन था वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ था, जिससे क्या हो रहा था, जो सीपीयू था वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल रह रहा था। क्या रह रहा था? आइडल रह रहा था। जिसकी वजह से क्या हो रहा था? जिसकी वजह से आपका जो जिसकी वजह से हम क्या, हमारा जो बेस्ट हम क्या मतलब, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा बेस्ट कंप्यूटर में क्या रहता है कि हम सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें। सीपीयू को बिजी रखना वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस में आता है। सीपीयू आपका आइडल है यानी कि वो आपका सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये मेन डिसएडवांटेज थी। अब क्वेश्चन देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। कमेंट करके बता दो आंसर क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज की। क्या ये एक जो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या कहती है? आई थिंक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम
जो आपका मैनेज करता है क्या, हार्डवेयर रिसोर्सेज को। कंप्यूटर फंडामेंटल में इतनी सारी चीजें आपको बारीक से मैंने आपको समझाई है ना, अगर एक एक लाइन का मतलब समझने जाओगे तो फटाक से समझ जाओगे, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो सिस्टम सर्विस है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर जो है लिंक टू इंटरफेस हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, और डी ऑप्शन आपको सभी के सभी आपके सही हैं। तो कोई बच्चा यहाँ पर आंसर करेगा कि आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी एरर जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाती है। सबसे पहला बिजली चले जाना, सेकंड है लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, भाई आप कभी भी प्रिंट करते हो अगर पेपर खत्म हो जाते हैं तो आपको एक जो है ब्लैंक जो है मैसेज जो है ब्लिंक होता है कि भैया पेपर जो है वो खत्म हो गए हैं, होता है कि नहीं होता है। कनेक्शन फेलियर इन नेटवर्क, फिर जो है आपका ऑल ऑफ द मेंशन, तो क्या होगा भाई, पावर का चले जाना, मैनेज होता है, हैंडल करता है एरर को, लैक ऑफ पेपर, कनेक्शन फेलियर, तो सारे के सारे जो एरर्स हैं वो हैंडल की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहने वाला है भाई, सारे के सारे बिल्कुल सही होंगे। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई किसी भी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो विद इन सेकेंड जो है आप इनका आंसर दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो, जैसे ही आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई मेमोरी लिमिटेशन की, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका सीपीयू आइडल रह रहा था, तो वो लिमिटेशन कुछ हद तक आपकी कम की स्पूलिंग ने, किसने कम की, स्पूलिंग। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि भैया स्पूलिंग की जो है फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो स्पूलिंग आपका क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट आउटपुट जो वहाँ पे जो है डिवाइसेस रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू सीपीयू, मतलब जो आप सभी को पता है कि जो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए, तो सीपीयू के कंपैरिजन में क्या होते हैं, स्लो होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सीपीयू था वो ज्यादा खाली बैठा था। और हमारा मेन क्या है मोटिव कि भैया सीपीयू को हमें बिजी रखना है चाहे कुछ हो जाए। तो स्पूलिंग डेटा स्टोर्ड फर्स्ट ऑन टू द डिस्क, स्पूलिंग में डेटा जो है हम पहले कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, डिस्क के अंदर, है ना। एंड सीपीयू इंटरेक्ट विद डिस्क, सीपीयू जो है वो डिस्क के साथ इंटरेक्ट कर रहा है यानी कि मेन मेमोरी से। तो यहाँ पर जो स्पूलिंग के अंदर आपको एक चीज समझ में आ पा रही होगी कि स्पूलिंग में जो आपका जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो आपकी मेन मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो जब सीपीयू आपका डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट ना करके अगर मेन मेमोरी से कर रहा है, क्योंकि हमने जो है डेटा को पहले कहाँ स्टोर किया है, मेन मेमोरी से, जिससे जो है आपका सीपीयू जो है कम जो है यहाँ पर खाली बैठेगा, ठीक है। like आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, etc. Spooling is capable of overlapping input operation with one job with CPU operation of other job. तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया ये आपके इनपुट डिवाइस नहीं, आपके आउटपुट डिवाइस नहीं, आपका सीपीयू या आपका मेन मेमोरी का कंसेप्ट है, और नीचे है आपका डिस्क, नीचे क्या है आपकी डिस्क है, और ये आपका कंप्यूटर। तो मैंने पहले क्या किया कि भैया जो इनपुट डिवाइसेस थी मैंने डिस्क में सेव कर लिया। फिर डिस्क में सेव करने के बाद जो है यहाँ से जो है आपका मेन मेमोरी के पास प्रोग्राम चला गया, मेन मेमोरी पे सीपीयू ने जो है इंटरेक्ट किया मेन मेमोरी से, और फिर जो है वापस आपके आउटपुट कहाँ दी गई, डिस्क में, और आउटपुट आपको फिर जो है आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिल गई। समझ में आ गया, समझ में आया। तो स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट कमेंट करो भाई। अब देखो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, भैया पढ़ लिया आपने स्पूलिंग क्या है, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसकी अच्छाइयां और बुराइयां तो देखनी पड़ेगी ना, ताकि जो है अगली टाइप हम पढ़ सकें। तो अगली टाइप पे जाने से पहले आपको उसकी अच्छाई और बुराई समझनी पड़ेगी, ताकि जो है नेक्स्ट टाइप में हम वो सारी चीजों को रिमूव करवा सकें, है ना। हाँ जी, तो इंट्रैक्शन नहीं है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का विद सीपीयू, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर, सीपीयू की यूटिलाइजेशन यहाँ पर जो है एज कंपेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा हो गई है। सीपीयू यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बिजी हो गया है, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इन स्टार्ट स्पूलिंग वाज यूनी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई कि यूनी प्रोग्रामिंग है, एक सिंगल प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है मेन जो प्रॉब्लम थी वो यूनी प्रोग्रामिंग की थी, यानी कि सिंगल प्रोग्राम कि जैसे ये आपका क्या था, डिस्क था, डिस्क से मैंने जो है प्रोग्राम उठा मैं कहाँ पर लेकर आई, मेन मेमोरी में। तो यानी कि यूनिक प्रोग्राम था, एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर आ पा रहे थे, क्या कर रहे थे कि एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को मेन मेमोरी में उठा ला रहे थे। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज थी, और ये डिसएडवांटेज आपकी कहाँ पर रिमूव होने वाली है, मल्टी प्रोग्रामिंग में। कहाँ पर,
मल्टी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग को करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्पूलिंग हेल्प्स बिकॉज, स्पूलिंग आपका क्या हेल्प करता है, स्पूलिंग किसमें मदद करता है, तो इट इज मोर सिक्योर मेथड ऑफ असेसिंग डेटा, डेटा को असेस करने में ज्यादा सिक्योर है, ऐसा तो कुछ है नहीं अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से। नेक्स्ट है आपका प्रिंट जॉब गो मोर स्मूथली विद लेस स्टॉप एंड गो टू, मतलब जो जॉब्स है उनको बहुत ही स्मूथ तरीके से क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है विद लेस स्टॉप एंड गो। थर्ड ऑप्शन है द कंप्यूटर इज रिलीज्ड टू डू आफ्टर थिंग्स वाइल स्टिल प्रिंटिंग, है ना, कंप्यूटर जो है वो रिलीज कर रहा है थिंग्स स्टिल प्रिंटिंग, है ना, कि भाई प्रिंट कर रहा है और काम चल रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पूल डिवाइसेस, स्पूल डिवाइसेस का एग्जांपल देना है। तो एक जो प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर आपने देखा होगा कि आप पेजेस लगा देते हो, वन बाय वन करके जो है वो प्रिंट करता रहता है, तो लाइन प्रिंटर यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद आपकी काफी हद तक जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर दूर होने वाली हैं, यानी कि सबसे बेस्ट जो है आपका यहाँ पर हुआ, क्योंकि वहां पर यूनिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि रिमूव आपकी कहाँ पर हुई, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम को कहाँ पर लेकर आना, मेन मेमोरी में, जैसे ये आपकी मेन मेमोरी है और मैं मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम को उठा लाई, तो बहुत सारे प्रोग्राम को मैंने कहाँ रखा, मेन मेमोरी में, लाइक P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो एडवांटेज थी इसकी क्या थी, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, यहाँ पर सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन थी वो सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ही ये है कि भैया बहुत सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर आना, जो कि आपके रेडी रहते हैं कि भैया मुझे तो एग्जीक्यूट होना है। सपोज जो है जैसे लाइंस लगी रहती हैं इस तरीके से, है ना, भाई मुझे पता है कि अब ये सारे नोड जो है 1 से 10 वाले बंदे जो है एग्जीक्यूट होंगे, तो इस तरीके से लाइन रहती है और वो फटाफट जो है वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होता है। जैसे ऐसे ही इन प्रोग्राम्स का है, सभी को क्या है एग्जीक्यूट होना है, तो सारे के सारे मेन मेमोरी में है, सीक्वेंस के साथ लगे हुए हैं और वो वन बाय वन करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी, देखो प्रोसेस जनरली रिक्वायर सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम, ये चीजें हम पढ़ेंगे। अगर आपको सीपीयू टाइम इनपुट आउटपुट टाइम नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस एक ऐसा टॉपिक अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो पूरा ओएस नहीं समझ में आएगा, तो उसको बहुत ही आराम से बहुत ही तिकाई के साथ पढ़ेंगे। तो सीपीयू टाइम क्या होता है, इनपुट आउटपुट टाइम क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे नहीं है क्लियर कोई दिक्कत नहीं है, वो हम प्रोसेस में क्लियर करेंगे। जब आपका जो है जैसे आपका जो है ये आपकी प्रोसेस है, या आपकी जो है सीपीयू के पास गई, सपोजिंग सीपीयू को इन प्रोसेस को सपोज आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यूज करने हैं और सीपीयू भी यूज करना है, तो सीपीयू को यूज करने के बाद वो कहाँ आ जाएंगी, आईओ के अंदर। तो सीपीयू को यूज करते हैं तो सीपीयू टाइम कहलाता है, और जब आईओ डिवाइसेस को यूज करते हैं तो वो इनपुट आउटपुट टाइम होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ लो, बाकी डिटेल में हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो if running process perform input output are some other events which do not require CPU, then instead of sitting idle, CPU make a context switch and pick some other process and this idea will continue। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे CPU जो है वो आपका क्या हो रहा है लगा हुआ है और एक इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पर है, और बार बार जो इसने ये वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट की, फिर दूसरी आ गई, फिर जो है ये वाली हुई, फिर ये तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, इस तरीके से सीपीयू आपका ज्यादा बिजी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सीपीयू आइडल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि सीपीयू को टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, दूसरी प्रोसेस अपने आप जो है सीपीयू के पास आ जा रही है, जिससे आइडल नहीं है, और नॉट प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट एट रन टाइम एट टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्लियर है भाई? अब यहाँ से आप और अच्छे से समझ पाओगे कि भाई ये जो है आपका ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है और यहाँ पर जो है आपने बहुत सारी प्रोसेस को यहाँ पर ले रखा है, तो P1 एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी P2 आ जाएगी, फिर जैसे ही P2 एग्जीक्यूट होगी P3 आ जाएगी, फिर P4 आ जाएगी, इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी भी है उतनी जो है वन बाय वन करके आती रहेंगी, और यहाँ पर क्या होगा, इस वजह से सीपीयू जो है वो आपका आइडल नहीं रहेगा, और ये जो है आपकी बेस्ट यहाँ पर एडवांटेज आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, नंबर ऑफ जॉब है जो कि सीपीयू आपका जो है एग्जीक्यूट कर रहा है वन बाय वन करके। अब देखो हमने जो है मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है,
तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, हाई हो गई सीपीयू की, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो। हमारा मेन जो मोटिव है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का क्या है कि सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, ठीक है। वेटिंग टाइम आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे जो है आपका कम हो जाएगा, मे बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल यूजर, नाउ डेज यूजफुल विद लोड इज मोर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भैया इसमें, ये तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होंगी तभी तो अगले टाइप पढ़ेंगे। तो शेड्यूलिंग करना डिफिकल्ट है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको जो है मेमोरी का मैनेजमेंट यहाँ पर रिक्वायर आएगा, जिसमें जो है अगर किसी की प्रेम्प्टिव प्रोसेस आ गई, अगर कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई या सिफारिश वाली प्रोसेस आ गई, उसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो ये पूरा आपको मेमोरी को मैनेज करने वाला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आपका प्रोसेस के अंदर, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें आपका पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, क्लियर है अभी। तो ये जो है इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज थी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो क्वेश्चन क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है, प्रोसेस। ये क्वेश्चन जो है आप ये समझ लो कि कम से कम कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस एग्जाम ने इस क्वेश्चन को ना लिया हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो, क्या पता सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिल जाए। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। भाई प्रोसेसर जो है एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय मोर देन 1%, प्रोग्राम जो है वो एक से ज्यादा पर्सन द्वारा डेवलप किए जाते हैं, गलत है। मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन द मेन मेमोरी, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में होंगी, ना कि सीपीयू के पास, ये चीज आपको याद रखनी है। सिंगल यूजर कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन की, एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो आपकी कहां पर होंगी, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने से पहले, मल्टी प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले एक बार हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, सॉरी मल्टीटास्किंग को पढ़ने से पहले एक बार डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग में, कि भैया मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, ताकि आपको मल्टीटास्किंग पढ़ना आसान हो जाए। डिफरेंस समझ गए तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग वही है कि एक से ज्यादा प्रोसेस को कहां पर लेकर आना, मेन मेमोरी में, एक से ज्यादा प्रोसेस को कहां पर लेकर आ रहे हैं, मेन मेमोरी के अंदर लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, तो इट इज जनरली नॉन प्रिएम्प्टिव फोकस ऑफ सीपीयू आइडलनेस, ठीक है। तो ये आपका सीपीयू है, एक से ज्यादा प्रोसेस आपकी कहां पर है, मेन मेमोरी में। तो ये तो था आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, इट इज जनरली प्रिएम्प्टिव, ये आपका क्या था, नॉन प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब होता है कि हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं भैया, कि जैसे पहले ये आई है तो पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर ये आई है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये आई है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये आई है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आया कि यहाँ पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हो रही है कि भाई P1 पहले आया था लेकिन मैंने P4 को एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जबरदस्ती वाला काम नहीं है किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग की बात की जाए, इट इज जनरली प्रिएम्प्टिव, ये जो है आपका क्या रहता है, प्रिएम्प्टिव रहता है, और जिसमें आपका राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आता है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, ये सारे आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा जो है यहाँ पे सिर्फ आप जो है टाइप समझो। मल्टीटास्क का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। जैसे मैं अगर मल्टीटास्क की यहाँ पर एग्जांपल लूँ, सपोज जो है आपने अभी लैपटॉप चला रखा है, आपने अभी लैपटॉप चला रखा है, लैपटॉप में जो है आप एक साइड जो है पीपीटी बना रहे हो, ठीक है, एक साइड जो है आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो पीपीटी में डालने के लिए, इमेज वगैरह सर्च कर ली, एक साइड जो है आपने MP3 चला रखा है ना, आप वो गाने सुन रहे हो, एक साइड जो है आप कुछ और कर रहे हो, तो मतलब एक टाइम पे आपने बहुत सारे काम कर रहे हो, तो ये क्या है, ये मल्टीटास्किंग है, कि भैया एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। क्लियर है भाई, क्लियर है, ये होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। और मल्टीटास्किंग में आता है आपका राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका, ये एग्जांपल है आपका किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग का, किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो एग्जाम, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आपके मेन मेमोरी में है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका सीपीयू है, ठीक है। क्लियर है मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मैं बात करूं अगर मल्टीटास्किंग की, जैसा कि मैंने कहा
कि भैया आप जो है कंप्यूटर चला रहे हो, एक टाइम पे जो है आपने वर्ड की फाइल ओपन कर रखी है, आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, आपने जो है MP3 चला रखा है गाने सुनने के लिए, आप ब्राउजर यानी कि आप कुछ सर्च कर रहे हो गूगल के ऊपर, तो एक टाइम पे बहुत सारे काम करना, और हमें लग रहा है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टाइम पे आपका एक ही काम हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप समझ जाओगे, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैज एडवांटेज ऑफ, मल्टी प्रोसेसर की जो सिस्टम की जो एडवांटेज है वो क्या होगी। सबसे पहले है, हाँ जी, क्या एडवांटेज होंगी मल्टी प्रोसेसर की, मल्टी प्रोसेसर की क्या एडवांटेज होगी, थ्रूपुट को इंक्रीज करना, एक्सपेंसिव हार्डवेयर को एक्सपेंसिव करना, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। तो मल्टी प्रोसेसर की, मल्टी प्रोसेसर मतलब बहुत सारे प्रोसेसर, तो यहाँ पर जो इसकी एडवांटेज होगी वो क्या होगी, थ्रूपुट को इंक्रीज करना, क्या करना, थ्रूपुट को इंक्रीज करना, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है, DSSB का एग्जाम हो चाहे केवीएस का एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन आया और आपके नेट के एग्जाम के क्वेश्चन में, नेट के पेपर में भी आया है। लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो लॉजिकल एक्सटेंशन है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, टाइम को शेयर करना और मल्टीटास्क, एक साथ पे मल्टीटास्क करना, दोनों की, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड, टाइम शेयरिंग को किससे रिप्लेस किया गया है, मल्टीटास्किंग सिस्टम से, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम कंकरेंटली, मतलब एक टाइम पे एक से जो काम है वो एक साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट करना, वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्क ही तो बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो टाइप है मल्टी प्रोसेसर, यहाँ पर आपके बहुत सारे सीपीयू की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने टाइप्स पढ़ी वहां पर था आपका सिंगल सीपीयू, वहां पर आपका सिंगल सीपीयू की बात कर रही थी। अब जो आपकी बात हो रही है, आपके बहुत सारी सीपीयू की बात हो रही है, मतलब मल्टीपल सीपीयू की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले, टू और मोर सीपीयू विद अ सिंगल कंप्यूटर इन क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग द सिस्टम बस मेमोरी एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या हो रहा है कि दो या दो से ज्यादा सीपीयू, एक सिंगल कंप्यूटर है ना, एक कंप्यूटर एक सिंगल है, सीपीयू आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। लाइक सिस्टम शेयर कर रहे हैं किसको, सिस्टम बस को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक साथ। डिफरेंट प्रोसेस में रन ऑन डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रोसेसर है तो भाई अलग अलग ही रन करेंगे। जैसे एक बंदा जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है काम करने की, मतलब वो बहुत फास्ट है, और एक बंदा जो है वो नॉर्मल काम करता है, भैया उससे आराम आराम से काम होता है। तो वैसे ही जो है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि भैया इस सारे के सारे प्रोसेसर के, मतलब किसी प्रोसेस की क्या स्पीड है, किसी की क्या स्पीड है, ठीक है, अलग अलग जो है आपके सीपीयू। तो यहाँ पर जो है सब पहले है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहते हैं, वन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल सीपीयू, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे सीपीयू के ऊपर, सारे के सारे सीपीयू के ऊपर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इस सीपीयू हैज इक्वल राइट्स, हर एक सीपीयू, मतलब सीपीयू की क्या है, इक्वल राइट्स है, ठीक है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, सिस्टम टास्क, one processor and application on other और one CPU will handle all hardware, मतलब एक सीपीयू जो है वो जितने भी हार्डवेयर हैं, इंटरप्ट है, आईओ डिवाइसेस हैं, सारे सभी को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। दे आर इजी टू डिजाइन बट लेस एफिशिएंट, मतलब डिजाइन करना तो इजी है लेकिन एफिशिएंट नहीं कह सकते उस चीज, ठीक है। देखो ये आपकी मेमोरी है, ये आपका सीपीयू वन है, बहुत सारे, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर की बात हो रही है तो सीपीयू तो आपके बहुत सारे आएंगे ही ना, क्योंकि ये सारे सब सीपीयू हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो मल्टी मल्टी का मतलब है बहुत सारे, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग, है ना। सीपीयू हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर, है ना। ये आपका क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो मल्टी यानी कि बहुत सारे सीपीयू हैं और आपकी यहाँ पे मेमोरी, सिस्टम बस, इन सबको शेयर कर रहे हैं। अब एडवांटेज की अगर बात करूं, एडवांटेज क्या होगी, थ्रूपुट को इंक्रीज करना, रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना, कॉस्ट को बचाना, कोड सेविंग करना, बैटरी एफिशिएंट, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी एडवांटेज है किसकी भी है, मल्टी प्रोसेसिंग की, ठीक है। अब देखो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगी। क्या डिसएडवांटेज में क्या होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओवरहेड और कपलिंग रिड्यूस थ्रूपुट, लार्ज मेन मेमोरी बहुत ज्यादा है, मतलब मेन मेमोरी की ज्यादा आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओवरहेड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थी और कुछ एडवांटेज थी, ठीक है।
तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर, है ना, क्या बोल रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग में सिंगल होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल होता है, टाइम शेयरिंग में भी सिंगल होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी के साथ जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने पढ़ा था कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर अप कर चुके हैं। और कल से जो है हम प्रोसेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे जिसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, या फिर डेडलॉक पढ़ेंगे, या फिर आपका जो है सीपीयू शेड्यूलिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, या फिर आपका डेडलॉक वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, इतनी छोटी सी हेल्प कर दो, और टेलीग्राम चैनल को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, तो वीडियो अगेन अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। पढ़ के आना भाई, कल पहले क्वेश्चन पूछूंगी देन जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।